नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष पेशकश लोकल टू ग्लोबल में। हमारी इस विशेष पेशकश में हम आपको रूबरू कराएंगे गांव, कस्बा, देश, प्रदेश और दुनिया की चुनिंदा 10 बड़ी खबरों से। सबसे पहली खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बाद अब यूरोप के देशों को रूस से तेल न खरीदने की चेतावनी दी है। वहीं ये भी बताएंगे देश के कितने मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही सियासत में बिहार बीड़ी को लेकर बवाल का मसला क्या है, जीएसटी रिफॉर्म को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत में उबाल क्यों है, जानेंगे कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में घमासान के बाद सुलह के सुर कैसे सुनाई देने लगे हैं। साथ ही शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर लुकआउट नोटिस क्यों जारी किया गया, महासमुंद में किसने सरकारी दस्तावेजों को कबाड़ में बेच दिया, इसकी भी जानकारी देंगे। किस अस्पताल में डॉक्टर की जगह सफाई कर्मी इलाज कर रहे हैं, कहा उत्कृष्ट पंचायत में बुनियादी सुविधा कागजों पर सिमट कर रह गई है और किस जगह अंतिम संस्कार के लिए तैर कर शमशान जाना पड़ता है। आइए देखते हैं विशेष पेशकश लोकल टू ग्लोबल। रूसी तेल की खरीद को लेकर अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप की घेराबंदी शुरू कर दी है। जहां पहले उन्होंने भारत पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, अब यूरोपीय देशों पर धौंस जमाने की कवायद में जुट गए हैं। कोएलिशन ऑफ द विलिंग की बैठक के दौरान उन्होंने यूरोपियन देशों को संदेश दिया कि रूसी तेल खरीदना बंद करो वरना युद्ध खत्म नहीं होगा। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं रूस और यूक्रेनी नेताओं के बीच बैठक कराने में उन्हें पर्सनली कितना शामिल होना चाहिए। ये एक ऐसा समूह है जो यूक्रेन को रूस के हमलों से बचाने और युद्ध को खत्म करने के प्रयासों में जुटा हुआ है। इस अहम बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो और अन्य यूरोपीय नेता शामिल थे। ट्रंप ने यहां 2 बड़े सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि यूरोप को रूसी तेल की खरीद पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए, साथ ही युद्ध खत्म करने के लिए चीन पर आर्थिक दबाव बढ़ाना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक रूस को यूरोप से तेल लेकर 1.1 अरब यूरो की कमाई हो रही है, जिससे उसकी युद्ध क्षमता को सीधा समर्थन मिल रहा है। इधर फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो ने कहा कि 26 देश यूक्रेन में संभावित शांति सेना में योगदान देने को तैयार हैं, बशर्ते युद्ध विराम समझौता हो जाए। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि अमेरिका के बिना यूरोप यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी नहीं दे सकता। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अलास्का में हुई ट्रंप की बातचीत के 3 हफ्ते बाद भी शांति प्रक्रिया में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो हमारे लोकतंत्र की नींव को सीधा सवालों के घेरे में खड़ा करता है, देश के मंत्रियों पर आपराधिक मामलों की हकीकत। दरअसल देश भर में 643 मंत्रियों के एफिडेविट का विश्लेषण चुनाव सुधार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने किया है। आंकड़ों के मुताबिक 302 मंत्री यानी करीब 47% के खिलाफ आपराधिक केस चल रहे हैं। इनमें से 174 मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के गंभीर आरोप हैं। सवाल उठता है कि क्या अपराधी प्रवृत्ति के लोग नीति निर्माता बनने लायक हैं? केंद्र सरकार के 72 मंत्रियों में से 29 मंत्री यानी 40 मंत्री के खिलाफ भी आपराधिक मामले दर्ज है। रिपोर्ट के मुताबिक 11 राज्यों में 60% से ज्यादा मंत्री आपराधिक मामलों के आरोपी हैं। एडीआर का कहना है कि ये रिपोर्ट 2020 से 2025 के बीच चुनावों के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्रों पर आधारित है। सरकार ने हाल ही में एक प्रस्ताव भी रखा था जिसमें कहा गया है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं जिन पर गंभीर आरोप है, और क्या राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देकर लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रहा है? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में किए गए जीएसटी सुधारों को लेकर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। खासकर ऐसे फैसले ने काफी विवाद खड़ा कर दिया है। वो है बीड़ी पर जीएसटी घटाने का फैसला। जहां पहले बीड़ी पर 28% जीएसटी लगता था, अब उसे 18% कर दिया गया है। वहीं तंबाकू, सिगरेट और सिगार जैसी अन्य वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष खासा हमलावर है। इसी कड़ी में केरल कांग्रेस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा कि बीड़ी और बिहार दोनों बा से शुरू होते हैं।
अब इन्हें पाप नहीं माना जा सकता। इस पोस्ट के सामने आते ही विवाद गहरा गया। बीजेपी ने इसे सीधे तौर पर बिहार और बिहार के लोगों का अपमान करार दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है। बिहारी का अपमान करना, बिहारी को छोटा दिखाना कांग्रेस की संस्कृति है। इस बयान को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि बी से सिर्फ बीड़ी नहीं होती, बुद्धि भी होती है, जो कांग्रेस के पास नहीं है। हालांकि केरल कांग्रेस ने बाद में विवादित पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन इस पर सियासत जारी है। इस बीच कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीड़ी पर टैक्स में छूट देना गरीबों को बढ़ावा देना है और सरकार दोहरी नीति अपना रही है। केंद्र सरकार के नए जीएसटी रिफॉर्म को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज है और छत्तीसगढ़ में तो सियासत एकदम गर्मा गई है, जहां एक और बीजेपी इस फैसले को मिडिल क्लास के लिए वरदान बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे बिहार चुनाव का गिफ्ट कहकर तंज कस रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने जीएसटी के ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए टैक्स स्लैब को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया है। सरकार का दावा है कि रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और महंगाई से राहत मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ा रिफॉर्म लाया है। इसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा, मिडिल क्लास को इससे राहत मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए सरकार पर चुनावी स्टंट का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता के मुताबिक ये दिवाली गिफ्ट नहीं है, ये बिहार गिफ्ट है। सरकार 12,000 ट्रेनों की बात करती है, इन्हें खड़ा कहाँ करेंगे? देश में महंगाई अपने चरम पर है, जीएसटी की मार से लोग पहले ही परेशान हैं। इस बयान के जवाब में डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्र हित के कामों पर कांग्रेसियों के पेट में दर्द होता है। ऑपरेशन सिंदूर हो या जीएसटी रिफॉर्म, कांग्रेस को सब में परेशानी होती है। जीएसटी रिफॉर्म पर सियासत जारी है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इससे जनता को वाकई राहत मिलेगी या फिर ये चुनावी शगुफा बनकर रह जाएगा। तो बड़ा रिफॉर्म जीएसटी के सेक्टर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब 2 ही स्लैब इसका रहेगा और इससे लोगों के जीवन में भी और उद्योग व्यापार में भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है। ये दिवाली गिफ्ट नहीं है, ये बिहार गिफ्ट है। और बिहार में सब तरफ से ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए ये बिहार को 12,000 ट्रेन देने की बात कर रहे हैं। 12,000 ट्रेन बिहार में खड़ा कहाँ करेंगे? पूरा देश में 13,000 ट्रेन है, तो 12,000 ट्रेन बिहार को देने की बात कर रहे हैं। जो महंगाई से 9 साल तक लोग करराहते रहे, जीएसटी के मार से लोग करराहते रहे। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लोकसभा में खड़ा होकर के इसको जीएसटी को बब्बर टैक्स कहा और इससे उद्योग धंधे पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, कई छोटे उद्योग धंधे बंद हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया था। उस समय बात नहीं हुई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में मचे सियासी घमासान के बीच अब सुलह के सुर सुनाई देने लगे हैं, जहां एक तरफ नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब पार्टी के बड़े चेहरे साथ बैठकर एकजुटता का संदेश देने में जुट गए हैं। कांग्रेस के भीतर मची इस अंतर्कलह को थामने के लिए अब कलेक्टिव लीडरशिप यानी सामूहिक नेतृत्व की बात की जा रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गई जब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन पर एक बयान ने सियासी तूल पकड़ लिया। बयान था कि छत्तीसगढ़ की जनता आज भी भूपेश बघेल का नेतृत्व चाहती है। इस बयान के आते ही कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर खींचतान शुरू हो गई, लेकिन अब हालात को संभालने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे की मुलाकात इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप में चुनाव लड़ेगी। बैठक के दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी रणनीतियों पर भी चर्चा हुई। कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान को लेकर भी विशेष बातचीत हुई। दीपक बैज ने भी इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है। दरअसल बात सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि पार्टी कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना है
कि मतभेद को किनारे रखकर चुनावी रणनीति पर फोकस किया जाए, क्योंकि 2024 की हार के बाद कांग्रेस के लिए 2028 की राह आसान नहीं है। शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने दोनों पर लुकआउट नोटिस जारी किया है। दरअसल कारोबारी दीपक कोठारी का आरोप है कि 2015 से 2023 के बीच उनसे 60 करोड़ रुपए तक एक कंपनी में निवेश के नाम पर लिए गए। उन्हें इस रकम पर 12% सालाना ब्याज देने का भरोसा दिलाया गया। बाद में शिल्पा शेट्टी ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान पता चला कि कंपनी पर 1 करोड़ 28 लाख रुपए का इंसॉल्वेंसी केस भी चल रहा था, जिसकी जानकारी व्यापारी को नहीं दी गई थी। कारोबारी कोठारी ने वर्ष 2015 में 2 किश्तों में राशि ट्रांसफर की थी। अप्रैल में उन्होंने 31 करोड़ 95 लाख और सितंबर में 28 करोड़ 53 लाख की रकम बेस्ट डील टीवी के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। लेकिन 2016 में शिल्पा शेट्टी ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया। कोठारी को बाद में पता चला कि कंपनी पहले से ही एक अन्य निवेशक के साथ धोखाधड़ी के आरोपों के चलते दिवालिया कार्यवाही का सामना कर रही थी। वहीं शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने इन आरोपों से स्पष्ट इनकार किया है। उनके वकील ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इसे निराधार और दुर्भावनापूर्ण करार दिया है। उनके अनुसार ये मामला पुराने वित्तीय लेन देन से जुड़ा है और कंपनी बाद में वित्तीय संकट का शिकार होकर NCLT में कानूनी कार्रवाई में उलझ गई। उन्होंने दावा किया कि ये एक इक्विटी निवेश का सौदा था, न कि कोई आपराधिक धोखाधड़ी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां शासन की आंखों में धूल झोंककर बिना अनुमति के जनपद पंचायत के रिकॉर्ड को कबाड़ में बेच दिया गया, वो भी चोरी छिपे और बिना किसी प्रक्रिया के। सवाल सिर्फ रिकॉर्ड बेचने का नहीं है, सवाल यह कि क्या अब शासकीय दस्तावेज भी चंद पैसों में रद्दी समझकर बेच दिए जाएंगे। दरअसल जनपद पंचायत के सहायक ग्रेड 3 राजेश गजभिये और एक चपरासी ने मिलकर 25 क्विंटल शासकीय दस्तावेजों और किताबों को 10 अगस्त को चोरी छिपे कबाड़ी को बेच दिया। इन दस्तावेजों में शासन की योजनाओं से जुड़े रिकॉर्ड, योजनाओं का प्रचार प्रसार करने वाली पुस्तिकाएं और पंचायत से संबंधित संवेदनशील जानकारियां शामिल थी। दस्तावेजों को कबाड़ दुकान तक पहुंचाने के लिए ठेला मंगवाया गया था, लेकिन रद्दी ज्यादा थी तो गाड़ी मंगानी पड़ी। इतना ही नहीं, दस्तावेज बेचकर मिले 25,400 रुपए की राशि भी शासन के खाते में जमा करने के बजाय बाबू और चपरासी ने आपस में बांट ली, यानी सीधे तौर पर सरकारी पैसे की हेरफेरी। सरकारी दस्तावेजों को नष्ट करने या बेचने की एक तय प्रक्रिया होती है। पहले सामान्य सभा में प्रस्ताव पास होता है, फिर दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन किया जाता है, उसके बाद ही बिक्री की अनुमति दी जाती है। लेकिन यहाँ तो पूरी प्रक्रिया को ही दरकिनार कर दिया गया। जनपद पंचायत जैसे संस्थान जो सबसे निचले स्तर पर योजनाएं पहुंचाने के लिए बने हैं, जब वहीं से रिकॉर्ड गायब होने लगे और वो भी रद्दी समझकर बेच दिए जाए, तो ये सिर्फ प्रशासनिक चूक नहीं, भरोसे की हत्या है। अब देखना ये होगा कि क्या इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होती है या एक और घोटाला फाइलों में दबा दिया जाएगा। बाबू और प्यून मिलके सारे दस्तावेज को कबाड़ में बेचा है, लेकिन दस्तावेज बेचने का तो नियम नहीं है। जो सरकार की हमारे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिसका बुक जनपद पंचायत में थी, उसको पंचायत में देते तो लोगों को जानकारियां होती। और ऐसा अगर बेचा गया है और जांच का विषय अगर स्पष्टता पाई जाती है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और इसका लिखित शिकायत मैं भी करूंगी, क्योंकि लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। ये सिर्फ एक सरकारी अस्पताल की लापरवाही की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम की तस्वीर है जो खुद बीमार है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से आई ये रिपोर्ट चौंकाने वाली है, जहां डॉक्टरों की जगह सफाई कर्मी इलाज कर रहे हैं और चपरासी फार्मासिस्ट की कुर्सी पर बैठे हैं। दरअसल सरगुजा के लखनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सड़क दुर्घटना में घायल एक युवक को अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले, नर्स नहीं मिली और अस्पताल का सफाई कर्मी इलाज कर रहा था। घायल के सिर पर पट्टी बांधना हो या दवाई लगाना, सब कुछ उस व्यक्ति के हवाले था जिसे स्वास्थ्य सेवाओं की ABC भी नहीं सिखाई गई। वहीं सीतापुर विधानसभा के मैनपाट कमलेश्वरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चपरासी दवा बांट रहा है, फार्मासिस्ट का काम कर रहा है और पूरा स्वास्थ्य केंद्र उसी के भरोसे चल रहा है।
कोई डॉक्टर नहीं, कोई फार्मासिस्ट नहीं, तो क्या यही है 21वीं सदी के भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था, जहां घायल का इलाज झाड़ू उठाने वाला करता है और चपरासी दवा बांटने वाला फार्मासिस्ट बन बैठता है। सरगुजा में सिस्टम की लापरवाही एक चेतावनी है, एक खतरे की घंटी है, और अब भी सिस्टम नहीं जागा तो ये लापरवाही किसी की जान ले सकती है। का पद है तो सफाई कर्मचारी हाँ सफाई कर्मचारी सिर्फ सफाई कर्मचारी है। का करते सभी यहाँ पर जैसे ड्रेसिंग करा था, कामन की ड्रेसिंग करा था। कोई जो प्रकार कहीं नहीं का चीज़ से हो गया इसे हाँ का चीज़ से हो गया इसे बाइक एक्सीडेंट हुई से चल ड्रेसिंग करा था ना। मेरे बच्चे का मतलब ये एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ कोई कर्मचारी है नहीं, कोई डॉक्टर है नहीं, मतलब कि जो ड्रेसिंग कर रहे हैं मतलब कि वो ऐसे ही सफाई वाला करके मतलब वो चीज़ कर रहे हैं। डॉक्टर या ड्रेसर नहीं थे क्या यहाँ पर? कोई ये नहीं है डॉक्टर शक्टर यहाँ, तो वही करके दे रहा है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है। हम लोग को डॉक्टर चाहिए यहाँ मजबूत बढ़िया वाला। संज्ञान में ये बात आई थी, मैंने तो तत्काल सीएमएचओ को इसके बारे में बताया भी था। इसकी शायद मेरे ख्याल से रिपोर्ट भी आ गई है, रिपोर्ट भेज दी भी गई है और हम उसमें नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये बहुत बड़ी लापरवाही है। अगर मान लीजिए फार्मासिस्ट कहीं बिजी है, कहीं गया हुआ है, तो जांच के बाद ही पता चलेगा कहाँ गया था, छुट्टी लिया था या कहीं अपने मेडिकल स्टोर में गया था। जैसी तरह तरह की बातें छन करके आ रही हैं, वो जांच की रिपोर्ट जैसे आएगी उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये तो सीधे सीधे मरीजों के साथ खिलवाड़ है ना। आप क्यों दवाई देने का कोई उसको अधिकारी नहीं है, वो कैसे दवाई दे देगा। मैं सीएमएचओ से रिपोर्ट लेकर के इसमें कार्रवाई करूंगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। कागजों में विकास, फाइलों में तरक्की, लेकिन जमीनी हकीकत सिर्फ कीचड़, सिर्फ परेशानी। हुक्मरानों का दावा है कि उन्होंने गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा दिया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के पाराखीरा पंचायत के खीरक गांव की। कहने को तो इस गांव को हाल ही में जिला प्रशासन ने उत्कृष्ट ग्राम पंचायत का दर्जा दिया है, लेकिन इस गांव की जमीनी सच्चाई देखकर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या उत्कृष्ट का मतलब अब सिर्फ फाइलों में टिक लगाने तक रह गया है। बारिश में ग्रामीणों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। आलम यह है कि गांव में एम्बुलेंस तक नहीं आ सकती। अगर कोई बीमार हो जाए तो चारपाई पर लाद कर अस्पताल तक ले जाते हैं। 800 की आबादी वाला खीरक गांव आज भी सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से महरूम है। न पक्की सड़क, न परिवहन, और हालात ऐसे कि बच्चों का स्कूल तक जाना एक संघर्ष बन जाता है। सरकार कहती है कि गांव-गांव तक विकास पहुंच गया है, लेकिन इस गांव की सड़कें कुछ और ही कहानी कह रही है। सवाल यह है कि जब जमीनी हकीकत इतनी बदतर है तो आखिर किस आधार पर यह अवार्ड दिया गया। 21वीं सदी का भारत टेक्नोलॉजी में दुनिया से टक्कर, लेकिन गांवों में इंसानियत को पार करने के लिए आज भी नाव लगानी पड़ रही है, वो भी लाश लेकर। यह है विकास के दावे और जमीनी हकीकत के बीच की शर्मनाक खाई। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में बलदेवगढ़ विकास खंड के गणेशपुरा गांव का वीडियो अनगिनत सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ लोग अपने मृत परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए गले तक पानी में उतरते हैं। शव को डोडा नाम की एक छोटी नाव पर रखकर तैरते हुए शमशान तक पहुंचते हैं। गणेशपुरा गांव के एक युवक की बीमारी से मौत हो गई, लेकिन गांव के बाहर जो शमशान बना हुआ है वो बारिश में पानी से चारों तरफ से घिर चुका था। ना कोई पुलिया, ना कोई रास्ता। ऐसे में ग्रामीणों ने गले तक डूबकर शव को पार कराया, तब जाकर अंतिम संस्कार हुआ। इस शमशान का निर्माण जनपद पंचायत बलदेवगढ़ ने कराया था, लेकिन जमीन का चुनाव क्या सोचकर किया गया था? क्या किसी अफसर ने सोचा कि बारिश में यहाँ पहुंचा कैसे जाएगा? हर साल ऐसा होता है, बरसात में रास्ता बंद हो जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। टीकमगढ़ कलेक्टर का कहना है कि जिले में 100 से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां दाह संस्कार के लिए शमशान ही नहीं है। सवाल यह है कि जब अंतिम यात्रा भी सम्मान से ना हो पाए तो वो व्यवस्था नहीं, वो तंत्र नहीं, वो एक असफलता है, एक गुनाह है, और ये गुनाह सिस्टम का है। पिछले दिनों पर इस तरह की पूरे जिले से एक समस्या आई थी बारिश के समय पर कि जो
कई गांव ऐसे हैं जहां पर अभी पूरा एक जो मुक्तिधाम है या तो नहीं है या पहले कभी रहा होगा तो खत्म हो चुका है। उस बारे में माननीय सांसद जी से हमारी चर्चा भी हुई थी और हमने पिछले 7 दिनों में 100 से भी अधिक जो है मुक्तिधाम वाले जो विहीन गांव या गांव का कोई हिस्सा है वो भी उनको आइडेंटिफाई किया था। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।